दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी रेड 2 को, जो कि इस बार और भी बड़े धमाके के साथ आई है। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें अमेय पटनायक की टीम को दिखाया जाता है, जो राजस्थान के बड़े राजा के महल में रेड मारने जाते हैं, क्योंकि राजा ने भी टैक्स की चोरी की थी। लेकिन वो राजा तो पीछे के रास्ते से अपना सारा पैसा और सोना गाड़ी में रख कर निकलवा देता है। यहाँ तक कि वो उन ऑफिसर्स को डराने के लिए उन पर फायरिंग भी करवा देता है। राजा को लग रहा था कि अब उसका माल कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा, पर पटनायक तो पहले से इन चीज़ों के लिए तैयार था। वो राजा के सारे गाड़ियों को पीछे वाले रास्ते से घेर लेता है और सारा पैसा सीज कर देता है। अब जब ये बात राजा को पता चलती है तो वो अपने आदमी को पटनायक से डील करने के लिए भेजता है, ताकि उसका पैसा उसे वापस मिल सके। तब वो आदमी पटनायक से पूछता है कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमें हमारा सारा पैसा वापस कर दो। इस पर पटनायक उनसे 2 करोड़ की घूस मांगता है कि पैसा लाओ और अपना सारा पैसा ले जाओ। और यहाँ ये डील हो जाती है। फिर हम ताऊ जी को देखते हैं, जो कि रेड 1 में पटनायक का शिकार बन गए थे। वो अभी भी जेल में हवा खा रहे थे, क्योंकि उन्होंने इनकम टैक्स ऑफिसर्स को मारने की कोशिश की थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि उस राजा के घूस लेने के इंजाम में पटनायक का ट्रांसफ़र भौज में कर दिया गया है और वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि पटनायक के ऊपर किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो कभी घूस भी मांग सकते हैं। खैर, अब भोज में एंटर करते ही पटनायक को दादा भाई का बड़े बड़े बैनर दिखते हैं, जिसमें सिर्फ उन्हीं की खबरें थी कि कैसे उन्होंने लोगों की मदद की है। इसके बाद हमें दादा भाई को दिखाते हैं, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वो अपनी माँ को भगवान से भी ऊपर रखते हैं। साथ ही वो उन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं, इसलिए पूरा भोज उनकी बात मानता है। इधर पटनायक आते ही अपने सारे साथियों से मिलता है। तब एक ऑफिसर मजाक में पटनायक को ताना मारता है कि कैसे उन्होंने घूस मांगी थी। तब पटनायक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर पटनायक अगले दिन अपनी फैमिली के साथ दादा भाई के फंक्शन में घूमने जाता है, जहाँ वो शक की निगाहों से सारे जगहों को देख रहा था और उसे कुछ ऐसी चीज़ें भी नजर आती हैं जिन्हें वो नोट कर लेता है। फिर वो वहाँ के आदमियों से दादा भाई की पूरी कहानी पूछता है कि आखिर वो इतने बड़े आदमी कैसे बने। तब वो लोग बताते हैं कि दादा भाई लोगों की काफ़ी मदद किया करते थे, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर उन्हें चुनाव में खड़ा होने के लिए कहा। और जब दादा भाई सीएम के पास उनकी पार्टी में चुनाव से लड़ने के लिए टिकट मांगने गए, तो सीएम ने दादा भाई की बेइज्जती करके उन्हें वहां से भगा दिया। जिसके बाद पब्लिक के सपोर्ट से दादा भाई ऑपोजिट के चुनाव में खड़े हुए और एमएलए बन गए। साथ ही उन्होंने कई और एमएलए अपने साथ मिला लिए। तब सीएम को अपनी पार्टी बचाने के लिए दादा भाई से ही हाथ मिलाना पड़ा, और उसके बाद दादा भाई का इतना बड़ा साम्राज्य बन गया और अब वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए हैं। ये सुनकर पटनायक दादा भाई के टैक्स के बारे में फाइलिंग्स निकालते हैं, जहां पटनायक को कोई भी गड़बड़ नहीं दिखती। और पटनायक सोचता है कि इतना शरीफ आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता है कि जरा सा भी गड़बड़ ना करे। इसके बाद वो दादा भाई के हर इलाके पर नजर रखता है और फिर उसे एक खेत नजर आता है, जहाँ गन्ने की फसल काटने के बाद भी वो गन्ना खड़ा था। पता करने पर मालूम पड़ता है कि दादा भाई इस खेत की फसल हर साल काटते तो हैं, पर यहाँ से ले नहीं जाते थे। तब पटनायक जाकर इस खेत की जाँच करता है और उसे भी लगता है कि जरूर इसके नीचे कुछ तो जरूर होगा। तभी दादा भाई सिर्फ यहाँ की फसल नहीं कटवाते, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है पटनायक और उसकी टीम के यहाँ, जहाँ पटनायक सबको बताता है कि आखिर उसका ट्रांसफर यहाँ क्यों हुआ है। असल में पटनायक को दादा भाई के बारे में पहले से ही पता चल गया था, इसलिए जब उसने राजस्थान के राजा के यहाँ रेड मारी तो जानबूझकर घूस मांगी, ताकि उसके आड़ में वो यहाँ ट्रांसफर हो सके। और जैसे ही पटनायक ने सोचा था, उसे भोज में ट्रांसफर कर दिया गया, जहाँ दादा भाई का राज था। अब यहाँ आते ही पटनायक सबसे पहले दादा भाई के फाउंडेशन पर नजर रखता है। साथ ही वो दादा भाई से जुड़े सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगता है, ताकि वो उसे रंगे हाथों पकड़ सके। तब पटनायक को मालूम पड़ता है कि दादा भाई ने गरीब लोगों के नाम पर ही कई कंपनियां खोली है टैक्स बचाने के लिए। इसी तरह से पटनायक दादा भाई के खिलाफ कई सारे सबूत लेकर अपने सीनियर ऑफिसर को दिखाता है और उनसे 30 वारंट पर साइन करवाता है रेड मारने के लिए। अब शीन प्रेजेंट में आता है और वो अपनी टीम को कहता है कि आज हमें दादा भाई के घर पर रेड मारने जाना है, जो सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। पर वो लोग पटनायक को मना नहीं कर सकते थे, वरना उनकी नौकरी चल जाती। फिर सारे एम्प्लॉय सीधा दादा भाई के घर पहुंचते हैं, जहां पहले से ही दादा भाई उनका इंतजार कर रहे थे, और वो उन्हें खुला छूट दे देते हैं कि जैसा मन हो वैसा रेड करो। अब ये लोग रेड तो शुरू कर देते हैं, पर इन्हें कहीं भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद ये लोग सीधा दादा भाई के फाउंडेशन में जाते हैं, पर यहाँ भी सब कुछ एकदम क्लियर था। हालांकि दादा भाई पर उंगली उठाने के लिए अब वहाँ की भीड़ सारे ऑफिसर्स को मारना चाहती थी, पर दादा भाई आकर उन्हें रोक देते हैं और पटनायक को बताते हैं कि जब से तुम यहाँ आए हो तब से हमारी भी नज़र तुम पे है,
इसलिए तुम्हारे आने से पहले ही सब कुछ यहाँ से गायब करवा दिया था। यानी दादा भाई पटनायक से भी आगे थे। यहाँ तक कि दादा भाई ने उस गन्ने की खेती से भी अपना सारा पैसा निकलवा कर कहीं और शिफ्ट करवा दिया था, जिससे पटनायक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर पटनायक को पता चलता है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहाँ रेड मारने से उसको सस्पेंड कर दिया गया है और पटनायक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वहीं हम ताऊ जी को देखते हैं जो पेरोल पर जेल से बाहर आ गए थे और वो अपने आदमियों से कह रहे थे कि ये पटनायक इतनी आसानी से शांत बैठने वाला नहीं है, ये ज़रूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा होगा। वहीं हम पटनायक को देखते हैं जो किसी सोच में बैठा हुआ था और उसे याद आता है कि दादा भाई के यहाँ से आते समय उसे एक आदमी ने एक पर्ची दी थी जिस पर नेहा राठौर लिखा था। इसलिए पटनायक उसके बारे में पता करने लगता है। फिर कुछ दिन इधर उधर भटकने के बाद पटनायक को कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। असल में नेहा राठौर एक टाइम पर दादा भाई की लवर थी जिसने बाद में अपनी जान दे दी थी, पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। ये जो दादा भाई थे ये गरीब लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उनके साथ दुष्कर्म करते थे। यहाँ तक कि दादा भाई उन्हें फंसाकर उनकी ज़मीनें अपने नाम कर लेते थे और लड़कियाँ गरीब होने के कारण कभी कुछ बोल नहीं पाती थी। इसी तरह जब नेहा ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो दादा भाई ने उसे मारकर आत्महत्या का नाम दे दिया। जब पटनायक बाकी लड़कियों से बात करता है कि आप एक बार दादा भाई के खिलाफ गवाही दे दो, तो डर के मारे कोई भी लड़की नहीं मानती और ये सब वहीं खड़ी पटनायक की बीवी सुन रही थी। इधर हम दादा भाई को देखते हैं जो आज भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म करके वहाँ से आसानी से चला जा रहा था और वो लड़की कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद पटनायक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो एक ऐसे वकील के पास जाता है जो पूरा बेईमान था और पैसे के लिए कुछ भी कर सकता था। वो उस वकील को पैसे खिलाकर कहता है कि हमें दादा भाई के खिलाफ PIL डालनी है, वो भी आपके नाम से, जिसमें दादा भाई ने नौकरी के नाम पर लड़कियों से ज़मीन हड़पी है। तब पैसे के लालच में वो वकील मान जाता है और जब दादा भाई को PIL की बात पता चलती है तो वो भड़क जाता है कि ऐसे तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। इधर हम एक नए ऑफिसर्स बम्बन को देखते हैं जो पटनायक की जगह भोज में ट्रांसफ़र होकर आया था और वो आता ही दादा भाई की चाटने लगता है कि मुझे आप पैसे खिलाते रहना और मैं आपको पूरी तरह से सेफ रखूँगा, जिस पर दादा भाई भी मान जाता है। फिर अगले दिन बब्बन को उसी के एक ऑफिसर से एक टिप मिलती है जो उसे पटनायक ने ही दी थी कि पास के ही ये घर में काफ़ी सारा पैसा है और वो आदमी दादा भाई का दुश्मन है, इसलिए हमें वहाँ रेड मारनी चाहिए। तब बब्बन भी पैसे के लालच में वहाँ रेड मारता है और वहाँ से काफ़ी सारा पैसा निकलता है, जिससे बब्बन तो बहुत खुश हो जाता है कि इतनी बड़ी रेड मारी है तो आधा पैसा तो मेरा ज़रूर होगा। पर पता चलता है कि ये सारा पैसा तो दादा भाई का था जो वो खेत से निकाल कर उसे वहाँ छुपाया था। इस पर दादा भाई बब्बन को घर पर बुलाता है और सच जानकर बब्बन भी उनसे माफ़ी मांगता है। साथ ही वो दादा भाई से कहता है कि फ़िलहाल तो सरकार रेड करवाती रहेगी, आप ऐसा कीजिए कि मुझे आप अपने सारे इलाके के बारे में बता दीजिए, मैं वहाँ रेड मारने जाऊँगा ही नहीं। पर दादा भाई उसे कुछ भी नहीं बताता और वो चुपचाप भोज से अपना सारा पैसा कहीं और ट्रांसफ़र करवा लेता है। हालांकि इस पर तो पटनायक को पहले से ही नज़र थी, इसलिए वो कुछ इलाकों पर रेड करवा देता है जिससे दादा भाई का पैसा जब्त हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक बड़ा खुलासा होता है कि असल में पटनायक को ये सब कुछ दादा भाई के पीए ही बता रहा था, जो था तो बहुत बड़ा करप्ट आदमी, पर पटनायक ने उसे अकेले में मिलकर उसकी जमीर जगा दी। तब से वो पटनायक की मदद करने लगा। हालांकि जब ये बात दादा भाई को पता चली तो वो पीए को खूब मारता है और फिर उसे कहीं और शिफ्ट करवा देता है। इधर पटनायक की बीवी भी उन लड़कियों से जाकर मिलती है जिनका दादा भाई ने शोषण किया था और वो उन्हें मनाने लगती है कि दादा भाई के खिलाफ आवाज़ उठाए। वहीं दादा भाई ने आज उस वकील को भी 5 करोड़ देकर खरीद लिया था ताकि वो PIL को ख़त्म कर दे। तब वो वकील भी मान जाता है। अब कोर्ट का सीन आता है जहाँ दादा भाई को लग रहा था कि ये वकील तो मेरे साइड से ही बोलेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो जाता है। वकील आते ही सीधा दादा भाई की एक रिकॉर्डिंग सुना देता है जिसमें वो वकील को 5 करोड़ देकर PIL ख़त्म करने के लिए कह रहा था। साथ ही वकील दादा भाई के ऊपर सारा इल्जाम लगा देता है कि कैसे उसने अपने लवर को मार डाला, यहाँ तक कि वो कई लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी कर चुका है। इसलिए वो जज से रिक्वेस्ट करता है कि वो दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर दे ताकि वो वहाँ के लोगों को डरा ना सके। तब जज भी दादा भाई को भोज से तड़ी पार कर देते हैं और पटनायक इससे बहुत खुश होता है कि चलो दादा भाई के साथ कुछ तो हुआ। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पटनायक ने ही पहले से ही वकील को आगाह कर दिया था कि दादा भाई उसे खरीदने की ज़रूर कोशिश करेंगे, इसलिए वकील पहले से ही तैयार था। हालांकि दादा भाई चुप बैठने वालों में से नहीं था, वो अपनी सारी ताकत लगवा कर अपनी तड़ी पार हटवा देता है। वहीं आज पटनायक अपने हेड से मिलता है और सबूत दिखाकर कहता है कि मैं दादा भाई के यहाँ से आज 500 करोड़ की रेड मारूंगा।
इसलिए मेरे ऊपर से सस्पेंशन हटा दीजिए और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो फिर कभी रेड नहीं मारूंगा। ये सुनकर उसका हेड पटनायक को उसकी पोस्ट दे देता है। फिर पटनायक सीधा पहुंच जाता है और यहाँ एक और सीक्रेट रिवील होता है। असल में बप्पन का ट्रांसफर पटनायक ने ही करवाया था और बप्पन पटनायक का ही आदमी था जो दादा भाई पर नज़र रखने के लिए आया था। फिर बप्पन बताता है कि मैंने दादा भाई के सारे इलाकों पर नज़र रखी है और डर के मारे दादा भाई ने 1 महीने के अंदर अपना सारा पैसा नए वाले होटल में लगा दिया है। अगर हम ठीक से उस होटल की जांच करें तो हमें वहाँ ज़रूर सब कुछ मिल जाएगा जो दादा भाई ने छुपाया है। इस पर पटनायक सीधा वारंट लेकर उस होटल पर रेड मार देता है। वहीं उसी समय दादा भाई अपने चुनाव की मीटिंग कर रहा था, जिसके बाद पटनायक और उसके आदमी पूरे होटल में खोजने लगते हैं पर उन्हें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तभी पटनायक अपने दिमाग पर जोर डालता है और एक एक दीवार चेक करने लगता है। तभी एक दीवार जो खोखली थी उसे तोड़ने पर वहाँ काफ़ी सारा पैसा और सोना रखा मिलता है। वहीं पटनायक के साथी को हर बाथरूम में सोने का नल लगा हुआ मिलता है जिसे वो जब्त कर लेते हैं। हालांकि जैसे ही ये रेड वाली बात दादा भाई को पता चलती है तो वो सीधा होटल जाते हुए सीएम को फ़ोन लगाता है ताकि वो रेड रुकवा सके। लेकिन सीएम तो साफ मना कर देता है कि ये सेंट्रल का मामला है, जिस पर दादा भाई पीएम को फ़ोन लगा देते हैं। लेकिन पीएम भी उनका फ़ोन नहीं उठाते क्योंकि ऐसे तो उनका नाम खराब हो सकता था। इससे दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो भोज की जनता को उकसा देते हैं पटनायक और उनके लोगों को मारने के लिए। जिसके बाद अब भोज की जनता उस होटल में घुसने लगती है और पटनायक को समझ नहीं आता कि अब वो लोग करे तो करे क्या। हालांकि यहाँ पटनायक को दादा भाई का पीए भी मिल जाता है जिसे उन्होंने यहाँ बंदी बना कर रखा था। फिर पटनायक अपना दिमाग चलाता है और ऊपर से दादा भाई का पैसा उड़ाने लगता है जिससे जनता उसे लूटने लगती है। यहाँ पटनायक कहता है कि ये पैसा वैसे भी उन्हीं का था जो घूम फिर के उन्हीं के पास जा रहा है। हालांकि तभी दादा भाई आता है और वही देखकर हैरान हो जाता है कि पटनायक उसके पैसे को यूं फालतू में उड़ा रहा है। जिसके बाद पटनायक नदी में से दादा भाई के काफ़ी सारे सोने निकलवा देता है जो वहाँ के एम्प्लॉय ने बताया था और इस तरह से दादा भाई का सारा पैसा अब पटनायक ने जब्त कर लिया था जो करीब 500 करोड़ से ऊपर थी। ये देखकर दादा भाई को काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपने आदमियों के साथ उस पर हमला करने लगता है। लेकिन उसी समय वहाँ दादा भाई की माँ आ जाती है जिनके साथ वो लड़कियाँ भी खड़ी थी जिनका दादा भाई ने फ़ायदा उठाया था। और पता चलता है कि पटनायक की बीवी ने उन लड़कियों को सच बोलने के लिए मना लिया था और सबसे पहले उन्होंने जाकर ये बात दादा भाई की माँ को बताया था, जो जानने के बाद तो दादा भाई की माँ पूरी तरह से टूट गई थी। इसलिए वो आकर दादा भाई को थप्पड़ मारती है और दादा भाई आज पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि उसकी माँ को सच पता चल गया था। जिसके बाद दादा भाई चुपचाप पुलिस के साथ चला जाता है और वहीं पटनायक जाकर उसी बूढ़े आदमी से मिलता है जिसने उसे नेहा नाम की चिट्ठी लिखी थी। असल में वो नेहा के दादाजी थे जो सच सामने लाना चाहते थे। फिर हम दादा भाई को देखते हैं जो अब जेल में थे और पटनायक के ऊपर गुस्से में थे। तब उसके पास ताऊ जी आते हैं जिनका पेरोल खत्म हो गया था, यानी अब ये दोनों मिलकर पटनायक से बदला लेना चाहते थे और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वैसे मैं अगर आपको छोटा सा रिव्यू दे दूं तो ये मूवी मुझे काफ़ी पसंद आई, जहां आप ज़रा सा भी बोर नहीं फील होते। वहीं अजय देवगन और रितेश देशमुख की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। हालांकि यहाँ वनी कपूर का रोल जरा सा भी इम्पैक्टफुल नहीं था, वो बस थ्रिल के तौर पर 2-4 मिनट के लिए स्क्रीन पर आए थे, उससे ज़्यादा नहीं। वहीं मूवी के गाने भी आपको कुछ खास पसंद नहीं आएंगे। बाकी ओवरऑल मूवी जबरदस्त थी, जिसमें जब एक के बाद एक ट्विस्ट रिवील होता है तो मज़ा आ जाता है। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी।